नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम बात करेंगे कि संघ किसे कहते हैं और राज्य क्षेत्र क्या होता है। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में भारत के दो नाम रखने की क्या जरूरत थी, इंडिया और भारत। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कैसे हो सकता है और उसके कितने मेथड होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संविधान का भाग 1। इसमें इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो जो भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसको इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जानते हैं। तो बात ये आती है कि जो संविधान का भाग 1 ये जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसकी डेफिनेशन कम से कम पता हमको होनी चाहिए कि संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संघ के बारे में। संघ क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है कि हम संघ किसे कहते हैं, परिसंघ किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बनाया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। संघ जो होता है सेंटर और स्टेट से मिलकर जो इकाई बनती है उसे हम कहते हैं संघ। अब 2 इकाई बनाने की जरूरत क्यों थी? जब 2 इकाई बनी है, एक संघ, एक सेंटर और एक स्टेट, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ न कुछ शक्तियां संघ को दी गई होंगी सेंटर को, और कुछ शक्तियां राज्य को दी गई होंगी। इसके लिए 2 इकाई बनाई गई है और इनको मिलाकर सामूहिक रूप से हम संघ कहते हैं। तो अब इसको बनाने के पीछे, सेंटर और स्टेट को बनाने के पीछे वजह थी कि दोनों को कुछ न कुछ शक्तियां दी गई होंगी, दोनों की कुछ न कुछ सीमाएं निर्धारित की गई होंगी। तो इसमें यह होता है संघ में कि जो सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि ये शक्ति सेंटर की है और इतनी शक्ति स्टेट की है, और कोई भी अपने शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगा। तो यही होता है संघ। जो इकाई बनती है उस इकाई को हम संघ बोलते हैं। ये तो बात रही संघ की। अब हम बात करेंगे राज्य क्षेत्र क्या होता है। राज्य क्षेत्र का मतलब होता है देश के अंतर्गत, जो राज्य हमारा है, देश है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र जो हैं उनको हम राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समाहित करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी होते हैं जिसके अंदर हम इसको समाहित करते हैं। तो जैसे सेंटर और स्टेट तो होते ही होते हैं, हम बात पहले कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें यूटी भी समाहित होता है। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरी होती हैं, वो भी इसमें समाहित होती हैं, और कुछ अन्य क्षेत्र भी इसमें समाहित होते हैं। और इन सभी को मिलाकर जिस इकाई का निर्माण होता है उस इकाई को हम बोलते हैं राज्य क्षेत्र। मतलब इसमें संघ से बड़ा यह इकाई बनती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? सेंटर होता है, स्टेट होता है, यूटी होता है, और अन्य क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब सेंटर, स्टेट, यूटी आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं। अन्य क्षेत्र में कंफ्यूजन होगी कि अन्य क्षेत्र हम कहते किसे हैं। तो अन्य क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसको भारत सरकार ने अर्जित किया हो या पाया हो या एक्वायर्ड किया हो, उस क्षेत्र को हम अन्य क्षेत्र की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई एरिया है या चीन का कोई एरिया है, भारत सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। जब जाहिर सी बात है भारत सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है, चीन या पाकिस्तान के एरिया पे या उस पर देश पे ही कब्जा कर लिया है, तो पहले तो वह भारत के क्षेत्र में शामिल था नहीं, तो पहले शामिल नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो अब वह भारत सरकार के अंडर में आ गया, तो वह जो क्षेत्र है वह अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। एक अन्य क्षेत्र होता है जो भौगोलिक क्षेत्र होता है। मतलब जो भारत का भूगोल जहाँ जहाँ तक है उसको हम बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत की मुख्य भूमि है, मान लीजिए कि हम भारत का मैप बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए कि इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप, तो यह मुख्य भूमि हो गई। इसके अलावा अंडमान निकोबार यहाँ पे है, लक्षद्वीप है, कुछ यहाँ पे आइलैंड्स है, कुछ यहाँ पे आइलैंड्स है। तो ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो मुख्य भूमि और प्लस जो आइलैंड द्वीप हैं, इन दोनों को मिला के सामूहिक रूप से हम क्या कह देते हैं? भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें भारत की मुख्य भूमि और जो द्वीप हैं ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र होता है। इसके तहत हम क्या क्या चीजें रखते हैं? आर्थिक क्षेत्र में हम उन क्षेत्रों को शामिल करते हैं जो, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जो हमारा ये कोस्ट लाइन होती है ना, कोस्ट लाइन, इससे 12 नॉटिकल मील दूरी
12 समुद्री मील जो दूरी होती है, इस यहाँ तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्षेत्र। जहाँ पर भारत सरकार की संपूर्ण प्रभुसत्ता या संप्रभुता होती है, उसको हम 12 नॉटिकल माइल तक रखते हैं और यह आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में हम एक और चीज को शामिल कर सकते हैं, जो भारत सरकार की प्लेन है या शिप्स है, जिस पर भारत सरकार की संप्रभुता है या जो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब बचता है राजनीतिक क्षेत्र। तो कोई भी ऐसा एरिया जो विदेश का एरिया हो, जिस पर भारत की राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है, लागू होती है, उसको हम बोलते हैं राजनीतिक या राजनीतिक क्षेत्र बोलते हैं। अब यह बात कहाँ कहाँ लागू होती है? जो विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास है, वहाँ पे यह बात लागू होती है, क्योंकि वहाँ पर भारत सरकार का कानून चलता है, भारत सरकार की संप्रभुता सब कुछ वहाँ पे स्थापित है, इसलिए उसे हम राजनीतिक या राजनीतिक क्षेत्र के रूप में रखते हैं। तो ये सभी के सभी मिलाकर अन्य क्षेत्र हो जाते हैं, और इन अन्य क्षेत्रों को मिलाकर सेंटर, स्टेट और यूटी, इन सभी को सामूहिक रूप से मिलाकर हम कह देते हैं राज्य क्षेत्र। ये तो रही बात, जो चैप्टर का नाम है उसको हमने समझा है कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में। अब जो भाग 1 है, यह इसमें 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है टोटल। तो हम आज 2 आर्टिकल की बात करने वाले हैं, पहले की और दूसरे की। पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहले आर्टिकल में बताया गया है कि संघ का नाम क्या होगा, और उसका जो राज्य क्षेत्र है, जिसको अभी हमने पढ़ा है राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है कि इसका नाम क्या होगा और इसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये तो रहा आर्टिकल 1, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर सब आर्टिकल भी हैं, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 का 2, आर्टिकल 1 का 3, इसको हम बोलते हैं सब आर्टिकल्स। तो आर्टिकल जो 1 का सब आर्टिकल 1 है, उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही संघ होगा जिसकी हम सेंटर और स्टेट की बात किए थे। तो भारत अर्थात जो इंडिया होगा, राज्यों का संघ होगा। ये तो बात समझ में आ रही है कि यह राज्यों का संघ होगा। लेकिन यहाँ पे भारत और अर्थात इंडिया 2 नाम हिंदुस्तान के रखने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ऐसी क्या समस्या थी कि दोनों नाम रखना पड़ा? अगर 2 नाम रखे थे तो हम एक और नाम रख सकते थे, हिंदुस्तान भी रख सकते थे, लेकिन हमने 2 ही नाम क्यों रखा? जब यह बात तब की है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। जब संविधान का निर्माण संविधान सभा कर रही थी, तो उस समय क्या हुआ, जब यह आर्टिकल लिखा जा रहा था, तो उस आर्टिकल को लिखने के दौरान कुछ वैचारिक मतभेद हुए। अब वैचारिक मतभेद जाहिर सी बात है, 2 भिन्न भिन्न विचारों के बीच जो लोग होते हैं उनके बीच होता है। तो जब वैचारिक मतभेद हुआ कि इन दोनों में से कोई कहता था कि भारत रखना चाहिए नाम, कोई कहता था कि नहीं इंडिया रखना चाहिए था, तब ये बात आ गई कि अब इन दोनों में रखा किसको जाए। कोई भारत को कह रहा है, कोई इंडिया को कह रहा है, तो इस पे सहमति बनी। अब इसको देखते हैं कैसे सहमति बनी, कि हम देखें 2 जो भी वैचारिक मतभेद कैसे होते हैं। वैचारिक मतभेद था, मतभेद कोई इंडिया के पक्ष में था, कोई भारत के पक्ष में था, और कोई इंडिया के पक्ष में था कि इंडिया लिखना चाहिए, रखना चाहिए। तो जो लोग मानते थे कि भारत रखना चाहिए और जो लोग मानते थे कि इंडिया रखना चाहिए, इसके पीछे वे तर्क क्या देते थे कि क्या होना चाहिए। तो जो भारत मानते थे कि भारत होना चाहिए इसका नाम, तो उन्होंने तर्क दिया क्योंकि इसका प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास में, या हम कह सकते हैं जो भारतीय संस्कृति है या परंपरा है, उसमें इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष के नाम से भारत को जाना जाता था। भारतवर्ष मतलब यह भारत का देश है, और यहाँ की रहने वाली जो जनता है या यहाँ की रहने वाली संतानें हैं, उनको भारतीय के नाम से जानते थे। तो वे लोग जो प्राचीन इतिहास या भारतीय परंपरा के जो नुमाइंदे थे या जो भारतीय संस्कृति के नुमाइंदे थे, उनका कहना था कि इसका नाम भारत होना चाहिए, न कि इंडिया। तो ये मानते थे, जो परंपरागत विचारधारा वाले लोग थे, वे भारत के पक्षधर थे। लेकिन जो लोग इंडिया को मानते थे कि इंडिया नाम होना चाहिए, वे प्रगतिशील विचार के थे।
अब प्रगतिशील विचारक क्या होते हैं, हम विचारों वाले एक चैप्टर में अलग से बात करेंगे कि क्या होते हैं प्रगतिशील या क्या होते हैं जो परंपरावादी। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे किसी दिन विचार वाले चैप्टर में। तो जो प्रगतिशील विचारधारा के थे विचारक थे, उनका मानना था कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए। अब इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया कि जैसे हम अंग्रेजों की गुलामी से या दास्ता से आज़ाद हुए हैं, तो हमने एक नए भारत का निर्माण किया है, एक नए भारत का सृजन हुआ है। तो यह नए भारत और आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, तो उसका नाम भी कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको इंडिया के नाम से पुकारते थे, अर्थात इसका नाम इंडिया ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया। और किस बेस पे होना चाहिए? क्योंकि एक नया भारत है, नया और आधुनिक भारत है, यह पुराना वाला भारत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। ये तो बात रही इंडिया और भारत नाम रखने के पक्ष में। लेकिन बात ये आती है, भारत अर्थात इंडिया रखने की क्या जरूरत थी? इंडिया अर्थात भारत भी तो हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा या बचपन में पढ़ा होगा, इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत। लेकिन यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया ठीक उसका उल्टा लिखा हुआ है। इसको रखने की वजह ये थी कि सबसे पहले हमारी पहचान किससे थी? हमारी पहचान अब हमारी संस्कृति से थी, हमारे इतिहास से थी, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? पहले भारत लिखा गया और उसका अर्थात अनुवाद किया गया इंडिया के रूप में, न कि इंडिया का भारत के रूप में अनुवाद किया गया। तो तरजीह किसको दी गई? भारत को। लेकिन जो लोग इसके पक्षधर थे उनको नाम को भी शामिल किया गया, इसलिए इंडिया भी रखा गया अर्थात करके। ठीक है, ये तो रही बात 1.1 की। अब 1 का जो सब आर्टिकल जो है दूसरा है, वह क्या कहता है? राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। हम पहली अनुसूची की बात कर चुके हैं कि राज्य और राज्य क्षेत्र, ये जो हेडिंग है जो अभी हमने पढ़ा है, वही होंगे जो अनुसूची 1 में शामिल होंगे भारतीय संविधान के। क्योंकि जितने भी राज्य हैं या राज्य क्षेत्र हैं, सभी का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसका तीसरा जो आर्टिकल क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, जो अभी हमने राज्य क्षेत्र का डिस्कस किया है कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वही ये बातें लिखी हुई हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। और इसको बाकायदे डिफाइन किया गया है, हमारा जो संविधान है उसमें डिफाइन किया गया है। लेकिन इतना डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, इसमें इतना ही जानेंगे, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर इसको समझ भी चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल जो 2 है हमारा, उसके बारे में। आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की बात करता है। अब नए राज्यों का प्रवेश कैसे हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं बात, प्रवेश का मतलब क्या होता है और स्थापना का मतलब क्या होता है। अगर हम एक शब्द में कहें तो प्रवेश का मतलब होता है जो एकदम नया नया हो, और स्थापना का मतलब भी क्या होता है? एकदम उसकी शुरुआत हो रही हो। अब जैसे इसको इस बात से समझ सकते हैं, जैसे घर में गृह प्रवेश होता है ना, तो घर में गृह प्रवेश तो बार बार होता नहीं है, क्योंकि हम तो बार बार घर में आते जाते हैं, लेकिन उसका नाम गृह प्रवेश नहीं पड़ा है। जब हम पहली बार बाकायदे पूजन वगैरह करके जब हम घर में एंटर करते हैं रहने के लिए, उसे हम गृह प्रवेश कहते हैं। तो जो पहली बार एंट्री होती है उसे हम प्रवेश कहा जाता है। तो जो भारत में जो नए राज्य पहली बार एंट्री करेंगे, पहली बार शामिल होंगे, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रवेश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और स्थापना का मतलब होता है कोई भी चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसकी स्थापना नहीं होती है। जो चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है उसको स्थापित किया जाता है। जैसे एकदम नई नई शुरुआत होती है इसकी, जैसे कोई कंपनी नहीं है तो नई कंपनी जब हम लगाते हैं तो उसको कहा जाता है कि नई कंपनी की स्थापना हुई है। या कोई भी ऐसी संस्था जो पहले नहीं थी तो उसके लिए कहा जाता है कि नई संस्था स्थापित की गई है। मतलब वह संस्था पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब वह एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए हम स्थापित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो नए राज्य हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, कहाँ पे? भारत के अंदर, उसके लिए हम स्थापना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब उनकी एंट्री होती है तो उसके लिए प्रवेश। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यह बात होती है
कि भारत में जो नए राज्य होंगे उनका प्रवेश या उनकी स्थापना कैसे हो सकती है इसके बारे में। अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कि भारत सरकार क्या करे, पाकिस्तान पर कब्जा कर ले या चाइना पे कब्जा कर ले, तो ये क्या कर सकती है, नए राज्यों को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं। एक तरीका हो सकता है। लेकिन अब नए राज्यों का प्रवेश भारत में करेगा कौन? भारत में इसकी जिम्मेदारी दी गई है किसको? संसद को दी गई है। किसको दी गई है? बाकायदे हमारी जो संसद है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि संसद बाकायदे विधि विधान से विधि द्वारा इसको तय करेगी और नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कराएगी और उसकी स्थापना करेगी। तो बात ये आती है कि क्या इसके कितने तरीके हो सकते हैं? तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से 4 मेथड हो सकते हैं? पहला है सेशन, दूसरा एक्रीशन, तीसरा ऑक्यूपेशन और चौथा है प्रिस्क्रिप्शन। इसको आप हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में ही पढ़िएगा क्योंकि अनुवाद थोड़ा सा उल्टा हो सकता है। तो अब ये बात आती है कि सेशन क्या होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां का राजा या शासक या महाराजा जो भी हो अगर भारत सरकार की संप्रभुता को स्वीकार कर ले या भारत सरकार के अधीन आने का फैसला कर ले कि ठीक है हम भारत सरकार में अपने राज्य का विलय करते हैं और हम भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे राज्यों का अगर भारत में विलय या प्रवेश कराया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सेशन। अब इसका क्या कोई एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल है। तो इसका एग्जाम्पल है सिक्किम है। दूसरा एग्जाम्पल है जो देशी रियासतें थी हमारी, जब हमें आज़ादी मिली थी तो देशी रियासतों को भी इसी में शामिल कराया गया था और उन्होंने भारत सरकार की संप्रभुता को स्वीकार किया और इसके तहत आज़ादी के समय देशी रियासतों ने भारतीय सरकार के संप्रभुता को स्वीकार किया और उनका विलय भारतीय संघ में किया गया और इसका श्रेय जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन हम बात करें आज़ादी के पश्चात सिक्किम को भी इसमें शामिल किया गया और सिक्किम में पहले यहाँ पे रजवाड़ा या राजवंश हुआ करता था, यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन इसने ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि अपना जो राज्य है भारत सरकार को सौंपने और उसकी संप्रभुता को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया और इसके तहत भारत जो 2 संविधान संशोधन किए गए, खैर यहाँ जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो सिक्किम और देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। अब बात आती है एक्रीशन का। एक्रीशन क्या होता है? आप जब भूगोल पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ ये इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यह मान लीजिए बांग्लादेश है और यहाँ पे फिर इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान मान लीजिए। तो आप जानते होंगे कि बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जो भारत और पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश के बीच में बहती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बहती हैं और जब बहती तो है ही साथ में सीमा रेखा का निर्धारण भी करती हैं, सीमा रेखा भी बनाती हैं, जो नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं। तो जब नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि नदियाँ अपना मार्ग बदलती भी हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका मार्ग है और यह है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। यहाँ से एक नदी है, एक बाउंड्री बनाती है भारत और बांग्लादेश के बीच। मान लीजिए कि यह अपना मार्ग बदलकर, रास्ता बदलकर यहाँ से बहने लगे, तो इतना एरिया कहाँ आ गया? इतना एरिया तो भारत में आ गया। तो जो ऐसी घटनाओं के द्वारा, जो प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो चीजें, जो राज्य या जो क्षेत्र भारत में समाहित होते हैं उसे हम कहते हैं एक्रीशन मेथड। ठीक है। तीसरा है ऑक्यूपेशन। अब ये ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है दुनिया में कोई भी ऐसी जगह है, पृथ्वी पर नहीं, दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी ऐसी जगह है जहां पर किसी अन्य देश की संप्रभुता नहीं है। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मंगल है, मंगल ग्रह है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का यहाँ पे नियंत्रण नहीं है, किसी की भी यहाँ संप्रभुता नहीं है। तो भारत सरकार जहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी भी देश की या किसी भी ऐसी इंसान की संप्रभुता नहीं है या प्रभुसत्ता नहीं है वहाँ पर, और यह अधिकार नहीं है, यदि वैसे किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी जगह पर भारत सरकार यदि अपनी संप्रभुता को स्थापित कर दे या अपना दावा कर दे कि वह हमारा जगह है,
तो वैसे क्षेत्रों को हम भारतीय संघ में क्या कर लेंगे, प्रवेश कर लेते हैं। जैसे यह मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, और सबसे फेमस एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं तो आर्कटिक के कुछ क्षेत्र हैं, आर्कटिक के, और कुछ अंटार्कटिक के क्षेत्र हैं। अंटार्कटिक के जानते हैं कि यहाँ पे जो दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सभी देशों के कुछ न कुछ रिसर्च सेंटर वगैरह है, अनुसंधान केंद्र है, और अनुसंधान केंद्र बना बनाकर उन्होंने सभी देशों ने वहाँ पर अपनी संप्रभुता को स्थापित किया है। भारत ने भी अपनी संप्रभुता को यहाँ पर स्थापित किया है। जैसे अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र भारत के हैं, मैत्री, भारती, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया, ठीक, ऐसा नहीं केवल भारत का ही है, विश्व के कई अन्य देश भी इस पे अपनी संप्रभुता को स्थापित किए हुए हैं और सभी उसको मान्यता भी देते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसके माध्यम से उसमें भारतीय राज्य में संघ में प्रवेश मिलता है। अब चौथी कंडीशन आती है प्रिस्क्रिप्शन की। अब यह क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए पाकिस्तान का सिंध प्रांत, मान लीजिए सिंध प्रांत, मान लीजिए वहाँ की जनता पाकिस्तान में रहने का पक्षधर नहीं है या इच्छुक नहीं है। तो मान लीजिए यदि वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है, तो जनमत संग्रह जब कराएंगे तो वहाँ की जनता अगर भारत में रहने का पक्ष देती है या सहमति देती है, तो वैसे क्षेत्रों को हम कहाँ शामिल कर लेंगे, भारतीय संघ में शामिल कर लेते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। और इस प्रक्रिया के तहत 3 जगहों को भारत संघ में शामिल किया गया है। पहला है पौंडीचेरी, दूसरा है दमन एंड दीव, और तीसरा है गोवा। ये 3 ऐसे क्षेत्र या राज्य कह लीजिए भारतीय संघ में प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से शामिल कराए गए थे। पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, दमन, दीव और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। और फ्रांस ने पौंडीचेरी को हमें 1954 में सौंप दिया, और पुर्तगाल ने दमन, दीव और गोवा को 1961 में सौंप दिया। और यह प्रश्न अक्सर पूछता रहता है कि फ्रांस पौंडीचेरी को कब सौंपा, 1954 में, गोवा और दमन दीव को पुर्तगाल ने कब सौंपा, 1961 में, या इस पर किसका अधिकार था, तो फ्रांस और पुर्तगाल का। अब बात ये आती है, एक प्रश्न और पूछता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे। तो आपको यहाँ 1961 दिख रहा होगा, पुर्तगाल, तो सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। अब एक बात और है, यहाँ पे जनमत संग्रह फ्रांस ने तो सौंप दिया पौंडीचेरी को, लेकिन दमन, दीव और गोवा को सौंपने के लिए पुर्तगाल राजी नहीं था। लेकिन यहाँ की जनता कहाँ पे, भारत में रहने की इच्छुक थी और अपना मत इसमें दिया था, सहमति दी थी कि हम भारत में रहना पसंद करेंगे। लेकिन पुर्तगाल राजी नहीं हो रहा था इसको भारत को सौंपने के लिए, और उसी समय भारत सरकार ने बाकायदे एक दमनात्मक कार्यवाही अपनाई और यहाँ से पुर्तगाली को खदेड़ा। और ये रहा हमारा पार्ट 1 का आर्टिकल 1 और 2। आज के इतना ही, धन्यवाद।